नमस्कार, मैं सर्वजीत मीना। हम बात कर रहे थे सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों की। इससे पहले हमने वर्णनात्मक शोध अर्थात डेस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात की। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार की परीक्षणात्मक शोध अर्थात एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हमने पढ़ा कि वर्णनात्मक शोध या डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में यह ऐसी विधि है जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में यथार्थ या वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करके उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना होता है। हमने इसके प्रमुख चरणों और इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं परीक्षणात्मक शोध अर्थात एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। परीक्षणात्मक शोध को प्रयोगात्मक शोध के नाम से भी जाना जाता है। चैपिन ने लिखा है कि समाजशास्त्रीय शोध में परीक्षणात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों के अध्ययन की ओर संकेत करती है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञानों में विषय को नियंत्रित अवस्थाओं में रखकर उसका अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार नियंत्रित अवस्थाओं में अवलोकन परीक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने को ही परीक्षणात्मक शोध कहते हैं। इस प्रकार के शोध में सामाजिक घटनाओं के कुछ पक्षों या चरों को नियंत्रित कर लिया जाता है और शेष चरों पर नवीन परिस्थितियों के प्रभाव का पता लगाया जाता है। इस प्रकार के शोध द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि किसी समूह, समुदाय, सामाजिक तथ्य, सामाजिक घटना आदि पर किसी नवीन परिस्थिति का कैसा और कितना प्रभाव पड़ा है। श्री विमल साहा ने लिखा है कि प्रयोग शब्द शोध के उस भाग की ओर निर्देश करता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित कर लिया जाता है और उनके प्रभावों को नियंत्रित चरों पर देखा जाता है। परीक्षण शोध के प्रकार यानी इसके भी कई प्रकार हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। पहला है पश्चात परीक्षण। सर्वप्रथम समान विशेषताओं एवं प्रकृति वाले दो समूहों को चुन लिया जाता है। इनमें से एक समूह नियंत्रित समूह और दूसरा समूह परीक्षणात्मक समूह के नाम से जाना जाता है। नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाने का प्रयत्न नहीं किया जाता। उसे किसी चर, कारक या नवीन परिस्थिति के द्वारा बदलने का प्रयास नहीं किया जाता है। और परीक्षणात्मक समूह में किसी नवीन परिस्थिति समूह पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाता है। कुछ समय पश्चात परीक्षणात्मक समूह पर नवीन कारक या परिस्थिति के प्रभाव को मापा जाता है। यदि नियंत्रित और परीक्षणात्मक दोनों ही समूहों में समान परिवर्तन आते हैं तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि नवीन कारक या परिस्थिति का परीक्षणात्मक समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और यदि नियंत्रित समूह की तुलना में परीक्षणात्मक समूह में परिवर्तन अधिक होते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि नवीन परिस्थिति या कारक का प्रभाव पड़ा है। जैसे यदि दो गांव को लिया जाए और उसमें बाल विवाह का काफ़ी प्रचलन हो। इनमें से एक गांव जिसको परीक्षणात्मक में बाल विवाह के विरुद्ध काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाए, कुछ दिनों बाद इस गांव की तुलना दूसरे नियंत्रित समूह वाले गांव से की जाती है जिसमें कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया हो। यदि बाल विवाह के प्रचलन की दृष्टि से इन दोनों में अंतर देखने को मिले तो इसे हम नवीन कारक का प्रभाव मानेंगे।
इसमें स्पष्ट है कि हम एक चर को नियंत्रित रखेंगे और दूसरे पर हम परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे और हम इन दोनों में अंतर देखने का प्रयास करेंगे और उसके आधार पर हम नवीन कारक के प्रभाव को ज्ञात करेंगे। ये था पश्चात परीक्षण। इसके अलावा दूसरा आता है पूर्व पश्चात परीक्षण। इस विधि के अंतर्गत दो समूह का चुनाव नहीं करके केवल एक ही समूह का चुनाव किया जाता है। यहाँ इस समूह का अध्ययन दो विभिन्न अवधियों में किया जाता है, पूर्व और पश्चात। पूर्व और पश्चात किए गए अध्ययन के आधार पर यह मापा जाता है कि पूर्व की अवस्था और बाद की अवस्था में क्या अंतर आया। यह अंतर ही नवीन कारक या परिस्थिति का प्रभाव है। उदाहरण के रूप में एक अध्ययन के लिए एक गांव को चुन लिया जाए जहां परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव को मापा जाना है। एक अनुसूची की सहायता से यह पता लगा लिया जाता है कि गांव वालों ने इस कार्यक्रम को कहां तक स्वीकार किया है। यह पूर्व की स्थिति है जिसे अध्ययन की दृष्टि से हम प्रथम स्तर कहते हैं। फिर इस गांव में रेडियो, दूरदर्शन, ग्राम सेवक, स्कूल, अध्यापक, डॉक्टर, नर्स आदि की सहायता से लोगों को परिवार कल्याण कार्यक्रम की अच्छाइयों से भली भांति परिचित कराया जाता है। इस काल को उपचार काल या द्वितीय स्तर के नाम से जाना जाता है, यानी उसमें प्रचार प्रसार किया जाता है। यह उसका द्वितीय स्तर है। एक निर्धारित अवधि के पश्चात इस गांव का पूर्व निर्मित अनुसूची की सहायता से पुनः अध्ययन किया जाता है। यह पश्चात की स्थिति है, यानी एक तो पूर्व की स्थिति, एक द्वितीय स्तर उसमें प्रचार प्रसार किया जाए, और तृतीय स्तर आ जाता है कि ये प्रचार प्रसार के बाद की स्थिति है जिसे तृतीय स्तर माना जाता है। अब पूर्व की स्थिति और पश्चात की स्थिति में अंतर हो जाएगा, यानी पूर्व की स्थिति क्या थी और प्रचार प्रसार के बाद की स्थिति क्या थी, इन दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। पूर्व की बजाय अब यदि गांव वाले परिवार कल्याण कार्यक्रम को अधिक मात्रा में अपनाते हैं, स्वयं आगे आकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं, तो इसे उपचार काल द्वितीय स्तर में किए गए प्रयत्न का परिणाम माना जाएगा। इस प्रकार हमने देखा पश्चात परीक्षण में दो गांव अलग अलग गांव लिए और उसमें एक में प्रचार प्रसार किया और एक को स्थिर रखा। फिर हमने इन दोनों में अंतर जानने का प्रयास किया कि प्रचार प्रसार वाले गांव में कितना परिवर्तन आया और जो स्थिर गांव था उसमें कितना परिवर्तन आया। ये था पश्चात परीक्षण। दूसरा हमने पूर्व पश्चात परीक्षण का में एक ही गांव को चुना जिसमें हमने पूर्व के जो बदलाव थे उनका अध्ययन किया कि पूर्व में गांव में क्या क्या बदलाव रहे। उसके बाद हमने द्वितीय स्तर पर उस गांव में बहुत सा प्रचार प्रसार किया और लोगों को जागरूक किया, और जागरूक करने के बाद हमें पुनः उसके परिणामों को जानने का प्रयास किया। फिर हमने पाया कि पूर्व के परिणाम और पश्चात के परिणामों में कितना अंतर आया, और उसके आधार पर ही हम ये जानने का प्रयास किया कि हमारे जो प्रचार प्रसार थे उसका उस गांव में क्या प्रभाव रहा। अब दो के बाद हम तीसरा इसका प्रकार लेते हैं, कार्यांतर या ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण। इसके अंतर्गत अतीत से संबंधित तथ्यों या किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा अध्ययन हेतु सामान्यतः दो ऐसे समूहों का चुनाव किया जाता है जिनमें से एक समूह में जिसका कि उसे अध्ययन करना है
कोई ऐतिहासिक घटना घटित हो चुकी हो, एवं दूसरा ऐसा समूह जिसमें वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई हो। इन दोनों की पुरानी परिस्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि एक समूह विशेष में उस घटना के क्या कारण हैं, कौन सी परिस्थितियों ने उस घटना के घटित होने में योगदान दिया। इस विधि के द्वारा ऐतिहासिक घटना चक्रों का पता लगाकर वर्तमान अवस्थाओं या घटनाओं के कारणों की खोज की जाती है। अर्थात इसका उद्देश्य घटनाओं के कारणों की खोज करना होता है। इसमें जैसे दो समूह लेकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें कोई एक समूह ऐसा हो जिसमें कोई ऐतिहासिक घटना घटित हो चुकी हो, और दूसरा ऐसा जिसमें वह घटना घटित नहीं हुई हो। फिर दोनों का अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है कि इस घटना के पीछे क्या कारण रहे हैं, किन कारणों के आधार पर ये घटना घटित हुई, तो इसमें इस घटनाओं के कार्य कारणों की खोज की जाती है। उदाहरण के रूप में मान लिया जाए कि हमें अनुसूचित जनजातियों पर विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करना है। इसके लिए हमें ऐतिहासिक तथ्यों को चुनना पड़ेगा। यह पता लगाना पड़ेगा कि इन कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी किन किन लोगों को है, या इन कार्यक्रमों का लाभ किन किन लोगों को मिला है। फिर यह पता लगाना होगा कि कार्यक्रम से लाभान्वित हुए लोगों की आयु, शैक्षणिक स्तर क्या है, किन किन जनजाति के सदस्य, इनकी आजीविका का स्रोत भी क्या है, और वो किस क्षेत्र में रहते हैं। इस प्रकार हम परिचयात्मक शोध में 3 प्रकार देख सकते हैं, और इन 3 प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है।